हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। तो आज भीमराव अंबेडकर की जयंती और बैसाखी के पावन अवसर पर आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब हमारी यानी परीक्षा वाणी वाली किताब हम एक बार फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये मान के चलिए आप लोग, जैसे मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, तो उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहे छात्रों के लिए ये बैकबोन की भांति है। ये किताब हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़नी है। जिस प्रकार हमने अजय रावत जी की पुस्तक समाप्त करी थी, उसके सारे 9 चैप्टरों को हमने टोटल 25 वीडियो में समाप्त करा था। उसी प्रकार इसके भी जितने भी चैप्टर हमारे परीक्षा वाणी के हैं, उन सभी चैप्टरों को हम समाप्त करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अजय रावत जी की जो पुस्तक है, जो कि उत्तराखंड के इतिहास को समझाती है, हमें डिटेल वाइज समझाती है, तो उसको मैं पूरा आपको समझा चुका हूँ। उसके 5 चैप्टरों के हमारे प्रैक्टिस सेट भी आ चुके हैं। बचे हुए 4 चैप्टरों के प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी आने वाले हैं, आप लोगों को मैं बता दूंगा। और आप लोग के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, जो अजय रावत की सीरीज हमने करवाई थी उत्तराखंड के इतिहास वाली, उसकी अगर एक कंबाइंड PDF आप लोग चाहते हैं, तो आपको मेरे एक नंबर 7895127508 पे कांटेक्ट करके वो PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आधुनिक भारत का इतिहास, उसकी PDF भी आप चाहते हैं, तो इसी नंबर जो मैंने आपको बताया अभी, 7895127508 पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपको PDF के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। तो एक क्लास की जानकारी और क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त हो जाएगी। तो आगामी जो हमारी परीक्षाएं हैं, उनके दृष्टिगत हमने आपके लिए कौन कौन सी सीरीज स्टार्ट करी है, मैं आपको बता देता हूँ। आगामी परीक्षाओं की सीरीज में सबसे पहला जुलाई में हमारा एक एग्ज़ाम होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा। उसके बाद पुलिस, बंदी रक्षक, SI और हमारा पटवारी की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो उन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए उत्तराखंड की वन लाइनर सीरीज शुरू करी है, जिसके टोटल में 6 भाग पूरे करा चुका हूँ, उनको ज़रूर देखें। इसी के साथ साथ उत्तराखंड की MCQ सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, जिसके 3 वीडियो आपके लिए आ चुके हैं, जिनको मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है। इसी के साथ साथ सामान्य ज्ञान GK की MCQ सीरीज, इसके भी 2 वीडियो आ चुके हैं, तो उसको भी फॉलो करना है आपने। इसके साथ साथ उत्तराखंड GK के शॉर्ट वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं, तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वो सीरीज भी मैंने आपको स्टार्ट करी है। एक वीडियो उसका भी आ चुका है, तो ये सीरीज आपने लगातार फॉलो करनी है। ये सभी सीरीज के लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप का भी लिंक आपको हमारे इसी में प्राप्त हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो ये अजय रावत जो हमारी परीक्षा वाणी वाली किताब है, उसका फ्रंट पेज आप देख सकते हैं। ये अभी जो लेटेस्ट में आई हुई है, उसका फ्रंट पेज है। तो अगर हम इंडेक्स अगर देखें, तो पहले भी सीरीज में आपको अगर मैं बताऊं, तो चैप्टर नंबर 11 से लेकर ये अंतिम चैप्टर जो आप देख रहे हैं, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अभी हम ये सीरीज स्टार्टिंग से यानी शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और सारे चैप्टरों को समाप्त करेंगे, तो प्रीवियस सारे लिंक आपको दे दिए जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ये पहला चैप्टर आप देख रहे हैं, इंडेक्स जब हम देखते हैं, तो ये पहला चैप्टर, जितने भी अजय परीक्षा वाणी के जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर के क्या हैं, वन लाइनर फैक्ट हैं। इनको भी कराया जाएगा, लेकिन बाद में कराया जाएगा। तो आज जो हम परीक्षा वाणी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर है उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था। इसके तहत हम क्या क्या देखने वाले हैं, उत्तराखंड की स्थापना के बारे में देखेंगे, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह देखेंगे। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव, इनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और इसका जो अगला भाग आएगा, उसमें हम उत्तराखंड की न्यायपालिका और इसी के साथ साथ उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन के बारे में भी हम देखेंगे। तो आज वाला हमारा चैप्टर है उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा। आज वीडियो हमारी रात 8 बजे आ रही है, आप लोग को पता ही होगा, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी। तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, जिससे आपको ये जानकारी दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारा परीक्षा वाणी की जो पुस्तक है, उसका चैप्टर नंबर 2 है। तो पहले चैप्टर में तो वन लाइनर है, उसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं।
तो समझने वाली चीज़ें यानी चैप्टर नंबर 2 से आज हम स्टार्ट करते हैं। भीमराव अम्बेडकर की जयंती और बैसाखी के शुभ अवसर पर। तो पहला चैप्टर है हमारा उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। शासन प्रशासन के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। कुछ अदर फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपने बहुत अवेयर होकर लेक्चर को सुनना है। तो सबसे पहला है उत्तराखंड की स्थापना। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 के दिन हुई थी उत्तर प्रदेश से अलग होकर। यह भारत का 27वां राज्य बना था, जबकि हिमालयी राज्यों में इसका क्रम 11वां था। आपने ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सन 2000 में टोटल 3 राज्य हमारे भारत में बने थे। एक बना था झारखंड, एक बना था उत्तराखंड और एक बना था छत्तीसगढ़। ये तीनों बने थे हमारे सन 2000 में। झारखंड और छत्तीसगढ़ की डेट क्या थी, अगर आप लिख के बता सके कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताएं। अगला फैक्ट है उत्तराखंड स्थापना विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त सन 2000 को पास हुआ और राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ, जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे 28 अगस्त 2000 को। अगर पूछा जाए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उत्तराखंड की स्थापना के समय, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। एक सवाल आपके लिए है, उत्तराखंड की स्थापना यूपी से अलग होकर की गई थी, तो आपने बताना है उस समय जिस समय हमारे उत्तराखंड की स्थापना हुई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। जितने भी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ सारे आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं, बहुत फ़ायदा होगा आपको। अगला फैक्ट देखते हैं, कुछ अन्य जानकारी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। तो 15 अगस्त 1996 को उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा जी ने, तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने उत्तरांचल राज्य बनाने की स्थापना की थी। तो 9 नवंबर 2000 को हमारा एक राज्य बना था जिसका नाम उस समय पे पड़ा था उत्तरांचल। ध्यान दें सभी लोग। और इसका नाम हमारे राज्य उत्तरांचल का उत्तराखंड नाम कब पड़ा, 1 जनवरी 2007 को। और राजभाषा के बारे में अगर आपको मैं जानकारी दूं तो हमारे उत्तराखंड की जो पहली राजभाषा थी वो हमारी हिंदी। जनवरी 2010 से हमारी दूसरी राजभाषा बनी थी संस्कृत। तो अब देखते हैं उत्तराखंड के राज्य चिन्हों के बारे में जानकारियाँ। तो राज्य चिन्ह जो हमारा उत्तराखंड का है उसमें अशोक की लाट है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्य की जय होती है, तो सत्यमेव जयते जो ये वाक्य लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, आपने ध्यान देना है। 3 पर्वत चोटियाँ बनी हैं, इसी के साथ माँ गंगा की 4 लहरें भी बनाई गई हैं इसमें। तो राज्य चिन्हों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उत्तराखंड का राज्य पुष्प देखते हैं हम। उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है इसका नाम ब्रह्मकमल है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अवविलेटा है। तो ब्रह्मकमल के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, ब्रह्मकमल की एक और प्रजाति हमारे यहाँ पाई जाती है जिसको फेन कमल कहते हैं। और फेन कमल का अगर आपने वैज्ञानिक नाम जानना है तो ध्यान दें, सोसूरिया ग्रामिनीफोलिया। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपने ध्यान देना है। सोसूरिया ग्रामिनीफोलिया ये किसका वैज्ञानिक नाम है, ये फेन कमल का वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्मकमल हमारे मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगर क्षेत्र पूछें इसका तो इसका क्षेत्र है फूलों की घाटी, केदारनाथ और पिंडारी वाला क्षेत्र। ब्रह्मकमल जो पुष्प है हमारा ये बैगनी रंग का होता है, जबकि इस पौधे की लंबाई 70 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगला फैक्ट देखते हैं, अगर पूछा जाए इसका कुल बताइए तो इसका कुल है एस्टेरेसी कुल। हमारे उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि अभी तक हमें ज्ञात हैं। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम हमें कौल पद्म प्राप्त होता है, जबकि महाभारत के वन पर्व में इसका नाम प्राप्त होता है सौगंधित पुष्प। ब्रह्मकमल के फूल खिलने का समय है जुलाई से सितंबर के बीच में। तो सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करने हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। अब देखते हैं राज्य तितली के बारे में कुछ जानकारी। तो उत्तराखंड की राज्य तितली है कॉमन पिकॉक। उत्तराखंड की राज्य तितली है कॉमन पिकॉक, आपने ध्यान देना है। नवंबर के टाइम पे इसको घोषित किया गया था। अगला फैक्ट देख लेते हैं, अगर डेट पूछी जाए राज्य तितली कॉमन पिकॉक को कब घोषित किया गया था, तो इसको घोषित किया गया था 7 नवंबर 2016 को। वैज्ञानिक नाम अगर मैं आपको इसका बताऊं कॉमन पिकॉक का, तो इसका नाम है पेपिलियो वाइनर। पेपिलियो वाइनर ये किसका वैज्ञानिक नाम है, राज्य तितली कॉमन पिकॉक का। 1996 में भारत लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने
इसको भारत की सबसे सुंदर तितली घोषित किया था, कॉमन पिकॉक को। अब देखते हैं उत्तराखंड का राज्य खेल जो कि फुटबॉल है, सन 2011 से। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र देखते हैं तो ये ढोल है, सन 2015 से। उत्तराखंड का राज्य गीत देखते हैं हम, जो कि है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत नमन। ये फरवरी 2016 से है, जिसके लेखक हैं हेमंत बिष्ट जी। हेमंत बिष्ट जी। अब देखते हैं उत्तराखंड के राज्य पक्षी के बारे में जानकारी। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है, आपने ध्यान देना है, सारे फैक्ट में जितने भी हमारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारे फैक्ट मैंने नोट डाउन करवाए हैं। आपने ध्यान से सुनना है, इनके नोट्स बनाने हैं, बहुत बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। अब देखते हैं राज्य पक्षी के बारे में, जो कि हमारा मोनाल है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए नर और मादा में, अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो मोनाल क्या है, एक मादा है, जबकि नर अगर इसमें पूछा जाए तो नर को डफिया कहा जाता है। इसका प्राप्ति क्षेत्र है समुद्र तल से 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। इसी के साथ ही हिमालय का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड के राज्य पशु की तरफ। तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है उसका नाम है कस्तूरी मृग। इसका वैज्ञानिक नाम प्राप्त होता है मस्कस काइसोगास्टस। मस्कस काइसोगास्टस। इसका प्राप्ति क्षेत्र अगर पूछा जाए 2000 मीटर से 5000 मीटर के बीच केदारनाथ, फूलों की घाटी और हमारी पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ है, ये केवल नर मृग से प्राप्त होता है। ये प्रत्येक 3 वर्ष में प्राप्त किया जाता है। 1972 में इसके संरक्षण के लिए प्रयास स्टार्ट किए गए थे, क्योंकि ये विलुप्ति की कगार पर खड़ा हुआ है। तो इसको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। उन्हीं प्रयासों के तहत 1972 में केदारनाथ मृग विहार की स्थापना की गई। 1972 में मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र पिथौरागढ़ या बागेश्वर, आपने ध्यान देना है, यहाँ इसकी स्थापना की गई। 1982 में कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र चमोली में इसकी स्थापना की गई। जबकि 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। इन सभी स्थलों में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे अस्कोट वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक राज्य वृक्ष की तरफ। तो राज्य वृक्ष है हमारा बुरांश, जिसको रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम कहते हैं। इसका प्राप्ति क्षेत्र है 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। ये एक सदाबहार वृक्ष है। इसके फूल का प्रयोग हृदय रोगों में किया जाता है। 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। अगर इसके अन्य नामों के बारे में पूछा जाए तो इसका अन्य नाम है आर्डवाल, जम्मू कश्मीर में, जबकि बुरांसो इसको कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। अगर इसका कुल पूछा जाए, ये जो बुरांस है इसका कुल कौन सा है, तो आपने ध्यान देना है, इसका कुल है एरिकेसई। एरिकेसई। इसी के साथ साथ ये हिमाचल और नागालैंड का राज्य पुष्प है, हमारा वृक्ष है, जबकि हिमाचल और नागालैंड का राज्य पुष्प और नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है बुरांस। ध्यान देना है, सारे फैक्ट नोट डाउन करें। बढ़ते हैं उत्तराखंड के शासन प्रशासन की तरफ, जिसमें हम विधानसभा चुनावों के बारे में, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बारे में जानकारी लेंगे। तो शासन प्रशासन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो उत्तराखंड में एक सदन की व्यवस्था है और विधानसभा भवन पूछे जाएं तो हमारे यहाँ 2 विधानसभा भवन हैं। हमारे उत्तराखंड में 2 विधानसभा भवन में, एक देहरादून में, दूसरा गैरसैंण में है। तो अगर देश के परिप्रेक्ष्य में आपको मैं बताऊं तो जिस प्रकार देश में संसद होती है उसी प्रकार राज्य में विधान मंडल होता है। जिस प्रकार देश में राज्य सभा होती है उसी प्रकार राज्यों में विधान परिषद होती है। जिस प्रकार हमारे देश में लोकसभा होती है तो उसी प्रकार राज्यों में विधान सभा होती है। तो ध्यान देना है आपने। तो उत्तराखंड में छोटा राज्य है तो केवल हमारे यहाँ पर विधानसभा है, एक विधानसभा है, लेकिन यूपी से हम अलग हुए हैं, यूपी में विधान परिषद भी है। अगर मंडल पूछा जाए तो हमारे यहाँ 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है नैनीताल 1954 से, इसमें 6 जिले शामिल हैं। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी 1970 से, जिसमें 7 जिले शामिल हैं। हाईकोर्ट की स्थापना के बारे में बाद में भी देखेंगे, अभी फिर से बता देते हैं। हाईकोर्ट की स्थापना नैनीताल में 9 नवंबर 2000 को की गई। ये देश का हमारा 20वां हाईकोर्ट है।
आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे आप लोग। वर्तमान में हमारे भारत में कितने हाईकोर्ट हैं आपने बताना है। विधानमंडल अगर देखें तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा। और हमारे यहाँ केवल राज्यसभा नहीं, राज्यपाल होंगे, माफ़ करें, ये राज्यपाल होंगे। तो हमारे यहाँ केवल राज्यपाल और विधानसभा है। अब देखते हैं, जब हमारे उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, हम यूपी से अलग हुए थे, तो उसी समय पे चुनाव करना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। तो उस समय अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था। तो अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया, तो अगर ध्यान दें तो उस समय टोटल 31 विधायक थे। तो इन 31 विधायकों में 22 तो विधानसभा के थे, जबकि 9 विधान परिषद के थे, क्योंकि हम अलग किससे हुए थे, यूपी से अलग हुए थे। तो इन टोटल 31 विधायकों में से एक विधायक का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जो कि विधान परिषद के सदस्य थे। तो बचे हुए 30 विधायकों में, जो कि विधानसभा और विधान परिषद का कॉम्बिनेशन था, इसमें बीजेपी को बहुमत था। तो बीजेपी की ही सरकार बनी थी। तो उसी के बारे में जानकारी हमने दी है। तो अंतरिम विधानसभा के गठन के समय टोटल 30 विधायक थे, 31 थे वैसे, एक रिटायर हो गए थे क्योंकि विधान परिषद के सदस्य थे, उनके 6 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया था। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। तो अंतरिम विधानसभा में 30 विधायक थे, जिसमें बहुमत बीजेपी को था, तो सरकार भी बीजेपी की बनी थी। तो 23 विधायक बीजेपी के थे, 3 सपा के थे, 2 बसपा के थे, 2 कांग्रेस के थे। जो सपा के एक विधायक थे, इन्होंने छोड़ दी थी पार्टी, मुन्ना सिंह चौहान इनका नाम था। तो सपा के भी कितने विधायक बच गए, 2 विधायक बचे। तो एक सवाल पूछता है, जब अंतरिम विधानसभा बनी थी तो विपक्ष के नेता कौन थे। तो विपक्ष का नेता कोई भी नहीं था, क्योंकि विपक्ष में सपा की भी 2 सीटें, कांग्रेस की भी 2 सीटें और बसपा की भी 2 सीटें थी। वर्तमान में कितनी सीटें अगर पूछेगा तो कुछ समय पहले 70+1 यानी 71 विधानसभा की सीटें थी हमारे यहाँ, लेकिन जो एक सीट आंग्ल भारतीयों के लिए होती थी, ये समाप्त हो चुकी है। तो वर्तमान में विधानसभा की केवल हमारे यहाँ पर 70 सीटें हैं, जिनके बारे में डिटेल आगे आपको बताई जाएगी। तो अंतरिम विधानसभा के तहत अंतरिम सरकार 9 नवंबर 2000 को बनी थी, जिसके मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने, राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी बने, जबकि विधानसभा अध्यक्ष या अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष बने थे प्रकाश पंत जी। 29 अक्टूबर 2001 से 2 मार्च 2002 के बीच में दूसरे मुख्यमंत्री बने इसी अंतरिम विधानसभा के अधीन भगत सिंह कोश्यारी जी। अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, तो अंतरिम विधानसभा में 2 हमारे मुख्यमंत्री बने थे, पहले नित्यानंद स्वामी जी, उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जी। अब होंगे विधानसभा चुनाव, उन्हीं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पहले विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी अगर हम लें तो चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2002 को, जिसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। मतदान 54.34% हुआ था, जिसमें 4 महिला विधायकें चुनी गई थीं और मुख्यमंत्री बने थे नारायण दत्त तिवारी जी। विधानसभा अध्यक्ष बने थे यशपाल आर्य जी। अगर पूछा जाए विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये पद इस समय रिक्त रहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, और विपक्ष के नेता कौन बने थे प्रथम विधानसभा में, प्रथम निर्वाचित विधानसभा में पूछा जाए तो भगत सिंह कोश्यारी जी बने थे। अब देखते हैं दूसरी निर्वाचित विधानसभा, जिसका चुनाव 21 फरवरी 2007 को हुआ था, जिसमें भाजपा को बहुमत प्राप्त हुआ। मतदान इसमें 63.6% हुआ था, जिसमें फिर से 4 महिला विधायकों को चुना गया था। मुख्यमंत्री पहले बने भुवन खंडूरी, इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक जी बने और इसके बाद एक बार फिर से भुवन चंद्र खंडूरी जी बने थे। विधानसभा अध्यक्ष बने थे हरबंश कपूर जी, और पहली बार यहाँ पर एक विधानसभा उपाध्यक्ष भी बनी, ये महिला थी विजया बड़थवाल जी। विजया बड़थवाल जी, तो उत्तराखंड के पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष पूछे हैं तो विजया बड़थवाल जी आपने ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं तीसरे विधान, और नेता विपक्ष के नेता अगर पूछा जाएगा तो ये आपके लिए सवाल है, आपने बताना है इसके बारे में जानकारी, ढूंढें इस चीज़ को, फिर बताएं कमेंट बॉक्स में। तीसरी निर्वाचित विधानसभा देखें तो इसका चुनाव हुआ था 30 जनवरी 2012 को। कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था, स्पष्ट तो नहीं हो पाया था, 32 सीटें प्राप्त हुई थी, तो मिलीजुली सरकार इन्होंने बनाई थी, बाद में सभी इसी में शामिल हो गए थे, जिसमें मतदान 67.70% हुआ। 5 महिला विधायकें चुनी गई, जिसमें मुख्यमंत्री बने पहले विजय बहुगुणा जी और उसके बाद बने थे हरीश रावत जी। विधानसभा के अध्यक्ष इसमें बने थे गोविंद कुंजवाल जी और उपाध्यक्ष बने थे अनुसुईया प्रसाद मैखुरी जी।
तो इसी समय पे जब हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बने थे तो पहली बार हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 के मध्य, जिस समय हमारे राष्ट्रपति होते थे प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी, ध्यान देना आपने, टोटल 46 दिनों तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। अब देखते हैं चौथी निर्वाचित विधानसभा। इस बार 5वें चुनाव हुए थे, उसके बारे में डिटेल आपको बाद में दी जाएगी। तो चौथी निर्वाचित विधानसभा, इसका चुनाव 15 फरवरी 2017 को हुआ था। 15 फरवरी 2017 को, जिसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत हुआ था। पहली बार किसी पार्टी को इतनी अधिक सीटें यानी 57 सीटें प्राप्त हुई थी। मतदान की बात आपको बताई जाए तो मतदान 65.55% हुआ था। 5 महिला विधायकें चुनी गई थी और मुख्यमंत्री बने थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि हमारे नवे मुख्यमंत्री थे। अभी मुख्यमंत्रियों का सारा क्रम बताया जाएगा आपको। विधानसभा के अध्यक्ष बने थे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी और उपाध्यक्ष बने थे रघुनाथ चौहान जी। और इस बार चुनाव हुए हैं 5वें विधानसभा चुनाव 2022 में, जिसमें एक बार फिर से पुष्कर सिंह, अगर चौथी विधानसभा में आपको मुख्यमंत्री बताऊं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत बने थे। इसके बाद 10वें मुख्यमंत्री इनको हटाकर बने थे तीरथ सिंह रावत जी। 11वें मुख्यमंत्री बने थे पुष्कर सिंह धामी जी। ये है मुख्यमंत्रियों का क्रम। तो 5वें विधानसभा चुनाव 2022 में हुए, जिसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। तो मुख्यमंत्री एक बार उन्होंने फिर से बनाया हुआ है पुष्कर सिंह धामी जी को, जो कि खटीमा से अपना चुनाव हार चुके थे, लेकिन अभी उपचुनाव लड़ेंगे वो 6 महीने से पहले। अगर वे जीत गए तो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे, अगर नहीं जीत पाए तो किसी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 5वीं विधानसभा जो इस बार चुनाव हुआ था, इसकी अगर विधानसभा अध्यक्ष से पूछा जाए, बाकी डिटेल तो आपको बाद में बता दी जाएगी। रितु खंडूरी जी हमारी विधानसभा अध्यक्षा बनी है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, ध्यान देना आपने। अब बढ़ते हैं, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मुख्यमंत्रियों का क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले मुख्यमंत्री थे हमारे नित्यानंद स्वामी जी। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जी बने थे। इसके बाद एन.डी. तिवारी जी बने। एन.डी. तिवारी जी के बाद दूसरी विधानसभा चुनाव में बने थे भुवन चंद्र खंडूरी जी। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक जी। एक बार फिर से खंडूरी जी बने थे। फिर कांग्रेस की सरकार आई तो पहले विजय बहुगुणा जी बने, ये तीसरी विधानसभा की बात है। उसके बाद हरीश रावत जी बने थे। अब चौथी विधानसभा में बीजेपी की सरकार आई तो पहले मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत, फिर मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी जी। और अभी 5वीं विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी जी। अगर राज्यपालों का क्रम आपको बताया जाए तो पहले राज्यपाल थे हमारे सुरजीत सिंह बरनाला जी। दूसरे राज्यपाल थे हमारे सुदर्शन अग्रवाल जी। तीसरे मुख्यमंत्री थे हमारे बी.एल. जोशी जी। राज्यपाल की बात हो रही है, पहले सुरजीत सिंह बरनाला, सुदर्शन अग्रवाल, फिर बी.एल. जोशी, फिर हमारे राज्यपाल बने मार्गरेट अलवा जी, ये पहली महिला हैं, ध्यान देना आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद हमारे 5वें बने अजीज कुरैशी जी। छठे राज्यपाल बने हमारे कृष्णकांत पॉल जी, के पॉल जी। ये जो बी.एल. जोशी जी हैं, इनका पूरा नाम है बनवारी लाल जोशी जी। के पॉल जी के बाद 7वें बने हैं बेबी रानी मौर्य जी। वर्तमान में यूपी की जो योगी सरकार है उसमें मंत्री पद पर हैं। और वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के 8वें जो राज्यपाल हैं वे हैं गुरमीत सिंह जी। गुरमीत सिंह जी, ये हमारे 8वें राज्यपाल हैं। सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करने हैं। अब बढ़ते हैं अंतिम टॉपिक की तरफ आज का। तो विधानसभा सीटों के बारे में अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब हमारा राज्य बना था तो 70+1 सीटें थी। 70 सीटों पर चुनाव होते थे और एक सीट आंग्ल भारतीय उनके लिए रखी जाती थी, जिस पर हमारे राज्यपाल मनोनीत करते थे। तो कुछ समय पहले एक भारत सरकार ने संविधान संशोधन प्रस्तुत करा है, जिसके तहत आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षित सीटें होती थी उनको समाप्त कर दिया गया है। तो विधानसभा की हमारे यहाँ सीटें बची कितनी हैं? 70 सीटें बची हैं। तो सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं हरिद्वार में। सबसे कम विधानसभा सीटें कहें तो जो 3 राज्य हमारे 3 जिले हमारे 1997 में बने थे, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, इन्हीं में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, 2-2 सीटें हैं। लोकसभा सीटों के बारे में बात करी जाए
तो लोकसभा सीटें हमारे यहाँ 5 हैं, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार और अल्मोड़ा। अल्मोड़ा वाली सीट एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। राज्यसभा की सीटें अगर कहें तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिसके 3 सांसद हैं हमारे, अनिल बलूनी जी, प्रदीप टमटा जी, और राज बब्बर रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह पे कोई बंसल जी आए हैं, आपने ध्यान देना है। अब देखते हैं विधानसभा की सीटें, मैंने आपको बता दिया। विधानसभा की सीटें हमारे यहाँ पर हैं टोटल 70। तो इन 70 सीटों में से 15 सीटें हमारे यहाँ आरक्षित हैं। तो 15 सीटें हमारे यहाँ आरक्षित हैं। तो इन 15 सीटों को अगर बांटा जाए तो 13 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए। एससी माने अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। 2 सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए। एसटी माने शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो 2 सीटें आरक्षित हैं, एक है चक्राता देहरादून वाली सीट और एक है नानकमत्ता उधम सिंह नगर वाली सीट। अब एससी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, अगर उनके बारे में जानकारी आपको बताई जाए तो एससी के लिए जो 13 सीटें आरक्षित हैं, इन 13 सीटों में से 3 सीटें आरक्षित हैं हरिद्वार में। कौन कौन सी? सबसे पहली है भगवानपुर, दूसरी है झबरेड़ा और उसके बाद तीसरी है ज्वालापुर। 3 सीटें हो गई। बची हुई 10 सीटें। चंपावत और रुद्रप्रयाग में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है एससी के लिए। अब बची हुई 10 सीटें अगर मैं आपको बताऊं तो पुरोला वाली सीट आरक्षित है उत्तरकाशी में, घनसाली वाली सीट आरक्षित है टिहरी में, पौड़ी वाली सीट आरक्षित है पौड़ी में, थराली सीट आरक्षित है चमोली में। सारे फैक्ट नोट डाउन करें। राजपुर सीट आरक्षित है हमारे प्यारे देहरादून में। सोमेश्वर सीट आरक्षित है हमारे अल्मोड़ा में। इसी के साथ साथ बाजपुर सीट आरक्षित है हमारे उधम सिंह नगर में। ये सारी सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। बागेश्वर में आरक्षित सीट है बागेश्वर। नैनीताल में आरक्षित सीट का नाम है नैनीताल और पिथौरागढ़ में जो आरक्षित सीट है उसका नाम है गंगोली हाट। तो सारी सीट में एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हरिद्वार में 3 सीटें आरक्षित है, भगवानपुर, ज्वालापुर और झबरेड़ा। उत्तरकाशी में पुरोला, पौड़ी में पौड़ी, बागेश्वर में बागेश्वर, टिहरी में घनसाली, चमोली में थराली, राजपुर देहरादून में, अल्मोड़ा में सोमेश्वर, उधम सिंह नगर में बाजपुर, बागेश्वर में बागेश्वर, पिथौरागढ़ में गंगोली हाट और नैनीताल में नैनीताल। उम्मीद है सारे फैक्ट आपने नोट डाउन जरूर करे होंगे। अब देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ी लोकसभा सीट अगर पूछा जाए तो हरिद्वार है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सीट जबकि जनसंख्या में सबसे छोटी सीट अगर पूछा जाए तो ये है पौड़ी। और आपने ध्यान देना है प्रत्येक लोकसभा सीट पर टोटल 14 विधानसभा सीटें हैं। तो इसी वजह से 14 सीटें एक लोकसभा सीट पर हैं, तो 5 लोकसभा की सीटें हैं हमारे यहाँ पर। तो कितनी सीटें बनती हैं? 14 पंचे 70 विधानसभा की सीटें हैं हमारे यहाँ पर। तो इसी के साथ आज का हमारा जो पहला चैप्टर था उसका पार्ट 1 समाप्त होता है। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपने इस सीरीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो करनी है। सारे फैक्ट, सारे डाउट, सब चीज़ें आपके लिए क्लियर कराई जाएंगी। जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से हमने अजय राउत आपको पढ़ाई थी उसी प्रकार से ये सीरीज़ भी आपको पढ़ाई जाएगी। तो सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।